हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 24 के बारे में। इसका नाम है संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, मैंने लिखा हुआ है ऊपर इंग्लिश में। स्ट्रक्चर की अवधारणा। तो जो मेन समाजशास्त्री है जिनका सिद्धांत आप पढ़ने वाले हो वो है रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है। रेडक्लिफ ब्राउन, जो भी इनके नाम है, जो प्रोनाउंसिएशन अगर मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ तो सॉरी फॉर दैट। मेन काम है हमें समझना, कॉन्सेप्ट समझना है हमको। तो सबसे पहला बौद्धिक प्रभाव, ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप लीव कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस बात में। क्योंकि सवाल बनेंगे यहाँ से, संरचना से। पहला जो आपका टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है रैडक्लिफ ब्राउनर द्वारा विकसित सामाजिक संरचना की अवधारणा। तो इनकी जो संरचना की अवधारणा है, यानी कि जो एक तरीके से जो थिंकिंग है इनकी, वो क्या है। वो ये कहती है कि ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, सोशोलॉजी है ना, सोशोलॉजी तो पढ़ रहे हैं। तो सोशोलॉजी में क्या है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कतें हैं कि भाई स्पष्ट नहीं होता शब्द जो है इसमें जो दिए हुए हैं, उसका एक स्पष्टीकरण नहीं मिलता हमको। कैसे, जैसे कोई भी आप शब्द सर्च करते हो, ठीक है, तो उसके कई सारे मतलब निकल के आते हैं। समाजशास्त्री जो है, जो विद्वान होते हैं, ठीक है, जो फिलोसोफर्स हैं इस सब्जेक्ट के, वो जो शब्द यूज़ करते हैं वो अलग अलग मतलब होते हैं उनके, ठीक है। वो अपनी तरीके से जो शब्द यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए उसका मतलब कुछ और है, ठीक है। उनकी जो मीनिंग है उस शब्द की वो कुछ और है। लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, तो हमारे लिए वो जो मीनिंग निकल के आ रही है उस शब्द की, वो अलग है, ठीक है। डिफरेंट मीनिंग है उस शब्द की, कुछ अलग निकल के आ रहा है। उसी के बारे में रेडक्लिफ ब्राउनर बताने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो अस्पष्टीकरण है ना इस सब्जेक्ट के अंदर, इसको हमें हटाना पड़ेगा। हटाने से क्या होगा कि जो एक मैच्योरिटी है इस सब्जेक्ट के अंदर वो देखने को मिलेगी, ठीक है। मैच्योरिटी की बात करते हैं कि भाई अगर हमें इस सब्जेक्ट को एक कहते हैं ना इंटरेस्टेड बनाना है, उसके अंदर हम चाहेंगे कि लोग इसको पढ़ें, इसमें रुचि ले, तो उसके लिए हमें ना खुद स्पष्ट होना पड़ेगा कि जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, ये इसका जो मीनिंग है एक्चुअली में वो मतलब क्या है। क्योंकि हम कुछ और समझ रहे हैं, हम पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, और जो समाजशास्त्री हैं उसका मतलब कुछ और लेके जा रहे हैं, ठीक है। टीचर जो है, जो पढ़ा रहे हैं हमको, जो पढ़ाते हैं, उनका जो एक मीनिंग निकल के आ रहा है वो कुछ और आ रहा है। हम कुछ और ले रहे हैं उस शब्द के लिए, है ना, मतलब निकाल रहे हैं। क्योंकि अब गूगल पर सर्च करते हो तो आपको एक ही शब्द के कई सारे मतलब देखने को मिलते हैं कि ये शब्द है, इसका इसलिए भी यूज़ होता है, इसलिए भी होता है, इसलिए भी होता है। तो एक ही शब्द है, उसका इतने सारे जगहों पर यूज़ हो रहा है, तो दिक्कतें आती हैं समझने में उन सब चीज़ों को। तो ये वही कह रहे हैं कि अगर हमें इस सब्जेक्ट को एक अच्छा सब्जेक्ट बनाना है, जो साइंस है, साइंस में क्या होता है आपको हर एक शब्द के एक परफेक्ट मीनिंग निकल के आते हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट है उनके लिए वो जो शब्द का जो मीनिंग है वो सेम है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है, और जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट को, उनके लिए भी वो जो शब्द है, वो जो शब्द है, ठीक है, वो उनके लिए भी सेम है। कोई डिफरेंट है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे सोशियोलॉजी में हर एक शब्द का मतलब हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो रहा है यहाँ पे, जो कि सही नहीं है, ठीक है। उससे क्या होता है ना, किसी भी टॉपिक की हमें एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, अधूरी सी रहती है। जो कहानी होती है ना वो अधूरी रह जाती है। फिर हम अधूरी कहानी लेके एग्ज़ाम में बैठते हैं और सवाल आता है, वो घुमा फिरा के तो आप घूम जाते हो उस सवाल को देख के कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट को डीपली पढ़ा ही नहीं है। पढ़ाने से दिक्कत ये हुई है कि भाई आपकी गलती नहीं है, गलती है सब्जेक्ट की। जो शब्द चयन है इसके अंदर वो सही नहीं है, सबके लिए अलग अलग मतलब निकल के आ रहा है। उसी के लिए ब्राउनर कहते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए हमें। जैसा कि साइंस होता है, साइंस में आप देखते हो कि भाई एक सब्जेक्ट होता है परमाणु, जैसे ऑटम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, एक होता है अणु, मॉलिक्यूल्स होता है, एक दहन को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द होते हैं साइंस के अंदर, इन सभी का मतलब साइंटिस्ट के लिए सेम होता है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए सेम होता है, और टीचर के लिए सेम होता है। सभी के लिए इन शब्द का जो मतलब होता है एज इट इज़ सेम होता है, जैसा कि और लोगों के लिए है। ठीक है, हम पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं अगर साइंस पढ़ते हैं तो सभी को
वो सेम ही चीज़ें, जो सेम शब्द जो साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं, हमें वो ए टू ज़ेड समझ में आते हैं कि अच्छा यही बात कर रहे हैं ये, राइट? जैसे कि आपके घर में बात करते हैं तो हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो बहुत ही नॉर्मल होती है। बात करने लायक लैंग्वेज जो होती है, ईज़िली आप उसको अंडरस्टैंड कर पाते हो कि अच्छा ये बात चल रही है, राइट? अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको से कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपको बहुत दिक्कतें होंगी। कुछ शब्द समझ में आएँगे, कुछ नहीं आएँगे, ठीक है? कुछ का मतलब आप कुछ और समझ लोगे, तो ऐसा ही यहाँ पर भी है, इस सब्जेक्ट के अंदर। ऐसा ही रेडक्लिफ ब्राउनर आपको बता रहे हैं, ठीक है? इस सब्जेक्ट के बारे में कि भाई ये अस्पष्टता जो है इसको ख़त्म करनी पड़ेगी हमें, जिससे कि ये जो सब्जेक्ट है ये मैच्योर हो जाए, ठीक है? मैच्योर। आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें और क्या है। उसके बाद आता है सामाजिक संरचना और संस्था, सामाजिक संगठन। संगठन के बारे में बात करते हैं कि ये कह लीजिए सामाजिक संगठन है वो एक तरीके से आपको याद होगा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कुछ वीडियो पहले, एक बॉडी जो हमारी होती है वो उसका एग्जांपल दिया था कि जो बॉडी की जो ऑर्गन्स होते हैं वो सभी ऑर्गन्स एक साथ मिलके जब काम करते हैं, जैसे कि हमारे जो माइंड होता है, हमारे हैंड होते हैं, ठीक है, हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, हमारे जो हार्ट होता है, हर एक चीज़ बॉडी के अंदर सेल्स जो होते हैं, फ्लूइड्स जो होते हैं, वो सभी एक साथ मिलके काम करते हैं, तब जाके हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली काम कर पाती है, ठीक है। इसी को हम सामाजिक संगठन कहते हैं कि साथ मिलके काम करना। जैसे कि आपको पता होगा हमारे समाज का एक काला सच, जो कि वर्ण व्यवस्था था, जिसको हम इंग्लिश में कास्ट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि सभी लोगों का एक अलग प्रॉपर काम था, ब्राह्मणों का अलग, क्षेत्रों का अलग, वैश्यों का अलग, शूद्रों का अलग, ठीक है। तो इनका एक अलग अलग काम था, ये सभी लोग साथ में मिलकर काम करते थे, तो समाज जो है वो एक संस्था के रूप में काम कर पा रहा था, ठीक है। ये था एक सिस्टम, इसको हम सामाजिक संगठन कहते हैं, यानी कि साथ मिलकर काम करने को यहाँ पे बात होती है, ठीक है। सामाजिक संगठन, इसकी बात कर ली हमने। अब आगे चलते हैं और एक और टॉपिक आएगा यहाँ पे आपका, जो कि है सामाजिक संस्थाएं, स्ट्रक्चर। संस्था मतलब होता है एक तरीके से नियम कानून, ठीक है। बेसिकली जो समाज होता है, हमारी जो सोसाइटी होती है, अ, वो उनके जो लोग होते हैं सोसाइटी में रहने वाले, वो जो लोग होते हैं समाज में, वो मिलके एक जो लॉज होते हैं, नियम कानून जिसको हम कहते हैं हिंदी में, नियम कानून, ठीक है, कानून बनाते हैं और हम सभी को फॉलो करने होते हैं, उसी को हम संस्था कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं आपको हमेशा से सिखाते हैं कि भाई बड़ों के पैर छूना, आशीर्वाद लेना, है ना, उनके उनको प्रणाम करना, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, पैर छूना, ये सब जो हमें संस्कार सिखाए जाते हैं, ये संस्था होती है। हमारा जो परिवार है वो हमारे लिए सबसे पहली संस्था होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्कूल होता है, ठीक है, हमारा जो स्कूल होता है, विद्यालय जो होता है, वो हमारी सेकंड संस्था होती है, सामाजिक संस्था, जहाँ पे बच्चे को अ, जो उसका जो एक तरीके से मानसिक ज्ञान है, ठीक है, जो आचार व्यवहार है, उसमें एक बूस्ट आता है, ठीक है, उसको सीखने को मिलता है। जब वो दुनिया में आता है तो इंटर जब वो करता है, जब वो पैदा होता है पहली बार, तो परिवार के बीच में होता है, परिवार के लोग उसको बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, जो गलत काम वो करता है उसको डांटते हैं, ठीक है, भाई ये मत खा, मिट्टी मत खा, इस तरीके से। ये सामाजिक संस्था होती है। उसके बाद हम बड़े होते हैं, ठीक है, फिर हमारी जो एक शिक्षा रह जाती है, जो एक अधूरी शिक्षा होती है, जैसे कि जो किताबी शिक्षा होती है वो रहती है। फिर हम स्कूल जाते हैं उसको पूरा करने के लिए, स्कूल के बाद फिर कॉलेज जाते हैं, उसके बाद फिर एक संस्था जब होती है, जब हम जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो समाज जो है एक संस्था भी है, हमें वहाँ पे सीखने को मिलता है। ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके बाद बात आती है संरचनात्मक निरंतरता और संरचनात्मक रूप। यहाँ पे जो रेडक्लिफ ब्राउनर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो संस्था होती है, जो हमारी जो संस्था होती है, जो समाज होता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में नेवर डिस्ट्रॉय कह सकते हैं, ठीक है। मुझे इंग्लिश नहीं आती इतनी, ख़त्म नहीं होता कभी भी, कहने का मतलब ये है, यानी कि बात समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि अ, जब आप पैदा होते हो
ठीक है, जब आप बॉर्न होते हो, जन्म होता है जब आपका, तब आप एक समाज में पैदा होते हो, आप एक परिवार में पैदा होते हो। ठीक है, तब भी एक समाज, एक परिवार हमेशा रहता है। और जब आपकी जब मृत्यु हो जाती है, जब आप ख़त्म हो जाते हो, ठीक है, उसके बाद भी जो समाज है वो वहाँ पे तब भी रहता है। जो नियम कानून हैं, रीति रिवाज हैं, वो वैसे ही रहेंगे। समाज आगे बढ़ता रहेगा, रुकेगा नहीं। किसी के जाने से या किसी के आने से हम थमते नहीं हैं, चलते रहते हैं। उसी को ही सामाजिक या संरचनात्मक निरंतरता को कहा है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक बात बताने की कोशिश की जा रही है ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल देके, स्ट्रक्चर के बारे में, कि भाई एक देश है ऑस्ट्रेलिया नाम का। यहाँ पे जो है एक व्यवस्था है, संरचना है चीज़ों की, क्षेत्रीय आधार पे है। ठीक है, जनजातीय आधार पे है। टोटमवाद समूह के बारे में आपने पढ़ा था। मोइटी जो है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। पहले पढ़ते क्षेत्रीय आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने मेन व्यक्ति है रेडक्लिफ ब्राउन, वो बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल देके कि भाई यहाँ पे क्या है, एक जो स्ट्रक्चर है यहाँ का, वो क्षेत्र स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का जो व्यक्ति होता है वहाँ एक उसकी जो नागरिकता होती है वहाँ की स्थायी नागरिकता होती है। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे अलग अलग जो राज्य हो सकते हैं, उनको वो जो है वहाँ की नागरिकता मिली होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो फादर होते हैं उनकी ज़्यादा पकड़ होती है। ठीक है, महिलाओं से ज़्यादा, जैसे कि आप भारत में भी देखते हो, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। उसके अलावा यहाँ के लोगों को समूह से बाहर शादी करनी होती है। ठीक है, जो अपना ग्रुप होता है वहाँ से बाहर शादी करनी होती है, समुदाय से बाहर, यानी कि एक तरीके से कास्ट से बाहर शादी करने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। उसके अलावा एक शब्द यहाँ पे यूज़ हो रहा है, हॉर्ड। तो जो झुंड होता है ना लोगों का, समुदाय जो होता है, जो समूह होता है, उसको इन्होंने हॉर्ड बोला है। ठीक है, जो शब्द यूज़ कर रहे हैं वो हॉर्ड कर रहे हैं, दल के लिए, समुदाय के लिए। उसके बाद आता आता है नंबर जनजातीय समुदाय का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो रहने वाली जो जनजातियाँ हैं उसके बारे में। इसका क्या फंडा है कि जो समूह होते हैं, ठीक है, जो जातियाँ होती हैं, जो जनजातियाँ होती हैं, वो भाषा, ठीक है, सॉरी, भाषा या उसके अलावा जो रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, रीति रिवाज जो होते हैं उनके द्वारा मिलती हैं साथ में। ठीक है, उनके जो समूह बनते हैं वो इसी आधार पे बनते हैं। उसके अलावा अगर वो समूह से बाहर जाते हैं तो किस आधार पे जाते हैं कि शादी करनी है लड़की की या लड़के की, तब जाके जो है वो किसी और समुदाय से फिर जुड़ पाते हैं। ठीक है, जो एक तरीके से परिवार होते हैं, वो दो परिवार जुड़ते हैं एक दूसरे से। इससे क्या होता है, एक रेंज बड़ी हो जाती है बीच में लोगों की, ये होता है। उसके अलावा आगे चलते हैं हम। ये एक शब्द आ रहा है मोइटी। यहाँ पे क्या है कि भाई जो एक ग्रुप होता है, जो वंश होता है, वो दो तरीके से होता है। ठीक है, मोइटी मतलब वंश होता है। वंश, जैसे कि हमारी फैमिली में क्या होता है कि भाई वंश, आप जैसे आपके फादर के वंश हो तो उसको मोइटी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कैटेगरी कर रखी है लोगों की। इसमें क्या है कि जो वंशों को ना कै खे में बांट रखा है इन्होंने। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये है कै है और एक है खे। राइट, तो ये पहला जो समूह है, ठीक है, इसमें दोनों आएंगे, कै भी आएगा और खे भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके आपके जो पिता हैं, फादर जो हैं, वो कै समुदाय के व्यक्ति हैं, ठीक है, तो आप किसके होंगे, कै समुदाय के। ठीक है, और आपका जो पुत्र होगा, वो जो समुदाय होगा, वो सेकंड समुदाय का के का व्यक्ति होगा। यानी कि ऐसा जो है स्ट्रक्चर है इनके समाज में। राइट, समुदाय में जो वंश होता है इस तरीके से होता है, जैसे कि पहला वंश है, आपके फादर हैं और आप हो। ठीक है, आप, जो आपके फादर हैं वो कै में आते हैं और जो आप हो वो खे में आते हो। फिर आपका जो पुत्र होगा वो आएगा सेकंड जनरेशन के कै में। ठीक है, और जो उसका पुत्र होगा वो आएगा सेकंड जनरेशन के कै में। राइट, इस तरीके से जो एक वंशावली है वो चलती है ऑस्ट्रेलिया में।
ये एग्जाम्पल है, डायरेक्ट शायद ना भी बने इस यहाँ से सवाल, पर आप समझ लो कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है। आप जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ रहे हो तो आपको नॉलेज तो रखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि इतना हम जाएं अंदर इसमें, कि बहुत सारी चीज़ें बची हैं अभी। मेन टॉपिक होता है हमारा कॉन्सेप्ट को समझना, कि भाई इसमें जो बातें की गई हैं वो है क्या, ठीक है, वही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके अलावा आता है टोटम समूह। इसके बारे में हमने पढ़ रखा था कि भाई जो समुदाय जो होता है, एक तरीके से ये टोटमवाद क्या है, समुदाय है। एक ही तरीके से वंश के जो जो लोग होते हैं, है ना, जो आपको अपने आप को एक ही एक तरीके से फादर का वंश मानते हैं, कि भाई हमारे जो जो पिताजी हैं, जो ग्रैंड फादर हैं, उनके ग्रैंड फादर है, वो हम उनकी संतान हैं। उनकी बॉडी पे एक ही तरीके का चिन्ह देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। सबकी बॉडी पे कहीं ना कहीं वो चिन्ह डेफिनेटली आपको मिलता है, उसी को कहते हैं। और ये लोग, यहाँ की एक खास पहचान क्या है, एक जो संरचना है वो ये क्या वो है कि ये सभी साथ में रहते हैं, ठीक है, साथ में मिलके रहते हैं। और इनके बीच में एक मुखिया होता है जो कि सभी डिसीजन लेता है ग्रुप्स के, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सभी, ठीक है। तो ये एक तरीका है, इसके बारे में मैंने पहले पढ़ रखा है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताने वाला है इसके बारे में। टाइम वेस्ट होता है खामा खाम में, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाना भी सही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना डिटेल में नहीं पूछता है आपसे, कि भाई बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछने लगा है एग्जामिनर। आपको एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए कि भाई मैंने जो पढ़ाया है आपको, आपको वो याद है या नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।